हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। IQ स्टडी ओनली चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अभी चल रहा है मध्यकालीन भारत, अपन पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश चल रहा है। गुलाम वंश आज अपना ख़त्म हो जाएगा। कल से अपन आगे खिलजी वंश पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। गुलाम वंश में आज अपन पढ़ेंगे बलवन। आज अपन किसको पढ़ेंगे? बलवन को। उसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं बलवन को, जो गुलाम वंश का आखिरी संस्थापक माना जाता है, आखिरी शासक माना जाता है और आखिरी राजा माना जाता है। बलवन काफ़ी टाइम पीरियड से गुलाम वंश में चला आ रहा था। इल्तुतमिश के शासनकाल से ही बलवन को गुलाम वंश में जाना जाता है। सबसे लास्ट में बलवन शासक बनता है, पर पूरे गुलाम वंश में कहीं ना कहीं बलवन की भूमिका बनी रहती है। जैसे इल्तुतमिश के चाले से चहलगानी का सदस्य तो ये माना ही जाता है, और धीरे धीरे सभी राजाओं के शासनकाल में बलवन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खास करके इल्तुतमिश के जितने भी बेटे ने शासन किया, कहीं ना कहीं उन सबके शासनकाल में, उनके शासन में और उनको शासक सुधार में और उनकी सारी नीतियों में, चीज़ों में कहीं ना कहीं बलवन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि सारा शासन जो होता है चाली से चहलगानी के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है, उसमें बलवन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए पहले से भी चाली से चहलगानी का सदस्य था और गुलाम वंश में काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। जब से गुलाम वंश की नींव रखी गई, तब से कहीं ना कहीं बलवन गुलाम वंश में था। क्योंकि वो इल्तुतमिश के टाइम से ही इल्तुतमिश ने को उसको चुना था और इल्तुतमिश ने उसे चाली के चहलगानी का सदस्य बनाया। तो बलवन कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और उसने काफ़ी टाइम तक शासन किया और एक अच्छे बादशाह या एक अच्छे सुल्तान के रूप में बलवन ने अपनी भूमिका निभाई। और मध्यकालीन जो हिस्ट्री है और उसमें अपन गुलाम वंश पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बलवन से क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। 1265 से 1286 कहीं 87 तक माना जाता है बलवन का शासन। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये गुलाम वंश ख़त्म होगा तो 1290 में ख़त्म होगा। इसके बाद बलवन के ही बेटे का जो बेटा है वो गद्दी पर बैठेगा, तो कहीं 87 तक भी इसका शासन माना जाता है। वैसे 86 तक ही इसका माना जाता है। गयासुद्दीन बलवन का असली नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलवन का असली नाम बहाउद्दीन था और इसको बलवन के ही नाम से जाना जाता है। इसके इसलिए ज़्यादातर से क्वेश्चन आते हैं वो बलवन के, गयासुद्दीन बलवन के नाम से ही आते हैं, या फिर बलवन के नाम से एक सिंपल तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि गुलाम वंश में कोई शासक बलवन का नाम का था नहीं, इसलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बलवन के नाम से भी आ जाते हैं। देखो, दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश का एक शासक था। दिल्ली सल्तनत थी ना, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो था, अपन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश का एक शासन था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बलवन किस वंश का शासक था, तो बलवन दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासक था, तो बलवन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। गयासुद्दीन बलवन जाति से इलवरी तुर्क था। अपन ने जो गुलाम वंश पढ़ा, तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया, या फिर तुर्कों के बाद जो वंश जो स्थापित किया गया था दिल्ली में, सेपरेट जो वंश स्थापित किया गया था, वो कौन सा था? तुर्क था। तो इलवरी जाति का इसने अपने आप को तुर्क बताया। गयासुद्दीन बलवन ने कहा कि मैं इलवरी जाति का तुर्क था। बताया जाता है कि इसने अपने आप को श्रेष्ठ, इसने अपने आप को कहा कि मैं एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ इलवरी जाति का तुर्क हूँ। इसने अपने आप को साम्राज्य और शासन में इस तरह से पेश किया कि मैं गुलाम तो हूँ, गुलाम वंश का था इसलिए गुलाम बताया गया, पर इसने अपने आप को कहा कि मैं उच्च कुल में पैदा हुआ इलवरी जाति का एक तुर्क हूँ। बचपन में ही मंगोलों ने उन्हें पकड़ लिया। बचपन से ही मंगोलों ने इसे पकड़ लिया गया, क्योंकि मंगोलों का अभियान मंगोलों के शासनकाल से इसे लिया गया। बचपन में मंगोलों ने इसे पकड़ लिया और बगदाद के बाजार में गुलाम के रूप में बेच दिया गया। मंगोलों ने इसे पकड़ा और मंगोलों के पकड़ने के बाद गुलाम के रूप में बेच दिया गया। मैंने पहले भी बताया था कि जिस बादशाह को जो पकड़ लिया जाता था और जो गुलाम होते थे उन्हें खरीदा जाता था, गुलाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। क्योंकि गुलाम जो होते थे वो सिर्फ गुलाम नहीं होते थे, जो बादशाह उन गुलामों को खरीदता था वो उनके, समझो कि उनके उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी के समान भूमिका होती थी। गुलाम खरीदे जाते थे, इसलिए गुलाम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माना जाती थी। सेनापति में और गुलाम में बहुत फर्क बताया गया है। आगे चलते हैं। देखो,
रजिया के शासनकाल के दौरान अमीर सिकार के पद पर नियुक्त किया गया। मैंने बताया था कि गियासुद्दीन बलबन काफ़ी टाइम से मध्य मतलब गुलाम वंश में रहा। इल्तुतमिश के टाइम पे से 40 से चहलगानी का सदस्य बनाया गया और उस टाइम के बाद इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। उसका शासन काफ़ी टाइम तक नहीं रहा। इसके बाद उसकी बेटी रजिया को गद्दी पर बैठाया गया। रजिया को जो षड्यंत्र रचा गया था, रजिया के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उसमें बलबन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बताया जाता है कि उस साजिश में बलबन ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि बलबन और 40 चहलगानी के जो सदस्य थे, मतलब कहने का मतलब ये कि 40 चहलगानी के सदस्य थे, वो ये नहीं चाहते थे कि रजिया शासक बने, क्योंकि रजिया एक महिला थी और वो लोग ये महिलाओं के खिलाफ उस टाइम मतलब महिला थी और फर्स्ट बार कोई गद्दी पर कोई महिला बैठी थी, इसे रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उसको गद्दी पर हटाया गया। बताया जाता है कि उस षड्यंत्र में बलबन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि सभी जो शासक थे और सभी ने रजिया का विरोध किया। उस टाइम बलबन ने भी रजिया का बहुत चढ़ बढ़कर विरोध किया और बलबन ने ये चाहा कि रजिया के बाद इल्तुतमिश के जो और बेटे हैं वो गद्दी पर बैठे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक महिला शासिका बने और महिलाओं का शासन काफ़ी टाइम तक चले, क्योंकि अगर एक महिला शासिका बन गई और उसका शासन काफ़ी टाइम तक चला, रजिया एक योग्य थी, ये बात बलबन जानता था, क्योंकि वो इल्तुतमिश के टाइम से था। इसलिए बलबन इस बात को जानता था कि रजिया इल्तुतमिश के बाकी पुत्रों में सबसे ज़्यादा योग्य है और ये अगर गद्दी पर रह गई तो आगे चल के ऐसा ना हो कि साम्राज्य में महिलाओं का शासन चलने लग जाए या पूरा आगे चल के साम्राज्य महिलाएं संभालने लग जाएं, क्योंकि अगर रजिया गद्दी पर बैठेगी तो महिलाओं से महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस टाइम तक इसी कहीं ना कहीं ये सोच के कारण रजिया के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और रजिया को गद्दी से हटाया गया। उस टाइम बलबन का भी षड्यंत्र था, इसलिए पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने जो 40 चहलगानी का दल जो शुरू किया था, उसमें से किस व्यक्ति ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया या फिर उस विद्रोह में साथ दिया। तो उस विद्रोह में जो साथ दिया वो बलबन ने दिया। ठीक है। 1252 में उन्हें ग्वालियर और चंदेरी मालवा विरुद्ध अभियान चलाए, मतलब इसने क्या करा, अभियान चलाना शुरू कर दिया या छोटे छोटे अभियानों पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले से भी था। नसरुद्दीन महमूद ने इससे पहले जो शासक बना था नसरुद्दीन महमूद, उसने अपनी बेटी का विवाह बलबन से कर दिया था 1249 में और इसके बाद उसका शासन साम्राज्य में कहीं ना कहीं इंटरफेयर शुरू हो गया, मतलब राजाओं के प्रति वो उभर कर आने लग गया। पहले जो शासन करता था ये 40 चहलगानी के ग्रुप के द्वारा करता था, मतलब उसका व्यक्ति होने के द्वारा ये छोटी छोटी चीज़ों में अपना योगदान देता था। पर जब नसरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी का विवाह बलबन से किया तो ये शासन में उभर कर आने लगा, मतलब उनके दामाद होने के कारण और उनका पुत्र ना होने के कारण इसने जो साम्राज्य की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि आगे चल के शासक तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी का विवाह करा तो बेटा ना होने के कारण दामाद पर गद्दी पर बैठा, क्योंकि महिलाओं को विरोध तो पहले से ही था। रजिया को जिस तरह गद्दी से हटाया गया तो उसे उस समय इस तरह षड्यंत्र और इस तरह साजिश का शिकार किया गया, उस तरह महिलाओं को गद्दी से हटाया गया कि कोई भी महिला उसके बाद शासन गद्दी पर बैठने वाली थी नहीं, तो उसको पता था कि गद्दी पर मैं ही बैठूंगा। इसलिए ये छोटे छोटे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में अपना अभियान अपना योगदान देने लगा, उन राज्यों में जाने लगा, अपना अभियान करने लगा और उसने काफ़ी उभर कर काफ़ी अच्छे तरह से इसने भूमिका निभाई। इसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक ये शासन रहा। तो इन सभी जगहों पर उसने अभियान शुरू किए और इन सभी जगहों पर उसने अपनी विजय प्राप्त करी। 1297 में देखो इसने क्या करा, मंगोलों का आक्रमण जो भारत में हो रहा था, इसने उस मंगोलों का आक्रमण को रोका। मैंने नसरुद्दीन महमूद में भी बताया था कि इसने अपनी भूमिका निभाई थी और मंगोलों को वहां से खदेड़ कर भगाया था, जैसा उसमें पहले पढ़ाया गया था। अब जो मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था, इसने मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरह रोक दिया गया, क्योंकि इसने मंगोलों के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने लगा, क्योंकि राजा के तरीके उभर कर आने लगा तो उसने अपने अभियान शुरू करे और जगह जगह पर अपना शासन अपना साम्राज्य बनाने लगा। मंगोलों के खिलाफ इसने अभियान करा। बताया जाता है मंगोलों के खिलाफ अभियान को रोकने के लिए इसने पश्चिम में कुछ किलों का निर्माण करवाया। उन किलों का जो निर्माण करवाया था उसमें आगे चल के जब एक गद्दी पर बैठेगा, मतलब उस किलों का जो उसने निर्माण करवाया था और आगे चल के उस जगह इसने क्या करा, अपने पुत्र जो इसका बड़ा बेटा था उसको गद्दी पर उसको वहाँ का बादशाह या फिर ये कहा कि वहाँ का बादशाह इसने नियुक्त किए थे, क्योंकि सुल्तान तो
यही था उस समय, तो सुल्तान तो घोषित कर नहीं सकता था क्योंकि इसके बाद ही इसका बेटा गद्दी पर बैठता, ऐसा इसने सोचा। तो इसने मंगोलों का जो आक्रमण शुरू करा, तो उसने क्या करा कि मंगोलों का आक्रमण इसने काफ़ी टाइम तक देखा, काफ़ी टाइम से मंगोल आ रहे थे और भारत पर जो उस टाइम आक्रमण कर रहे थे पश्चिमी साइड से, तो उसने क्या करा, वहाँ पर किलों का निर्माण करवा दिया और उन किलों पर अपने बेटों को बादशाह बनाकर नियुक्त कर दिया। उन किलों को जो सीमा थी, उन सीमाओं की बागडोर थी, इसने अपने बेटों के हाथ में दे दिया और उसके बेटों ने वहाँ पर मंगोलों का जो अभियान था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया और उन जगह जगह किले बनवाने के कारण युद्ध वहाँ पर ही होने लगे और मंगोल भारत में नहीं आ सके। तो उसने उन किलों का निर्माण करवाया। वह मुस्लिम विद्वानों का सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें राज्य मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब बलवन जो था वो जो मुस्लिम जो विद्वान होते थे उनका सम्मान करता था। जैसे कि मुस्लिम विद्वान में उलेमा बताया जाता है कि उलेमा जो थे ना, मुस्लिम जो विद्वान होते थे उनमें सबसे फेमस माने जाते हैं उलेमा। ये कलर जाने कैसा, सबसे फेमस माने, सबसे ज़्यादा माने जाते हैं उलेमा। जो धर्म, या फिर ये समझ लो कि वो जो धर्म और अपनी जो सजदा जो उनकी जो थी उस टाइम शरीयत जो कानून चल रहा था उसको चलाने वाले अगर उस टाइम कोई थे तो वो थे उलेमा। उलेमा को धर्म का गुरु माना जाता था कि उलेमा जो कहते थे उस धर्म में वही होता था। मुस्लिम धर्म का शासन चल रहा था तो उस समय उलेमा जो, ये समझ लो कि धर्म गुरु के रूप में अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता था तो वो उलेमाओं को जाना जाता था। उलेमा क्या करते थे, राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप करते थे। इसने उलेमाओं का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया क्योंकि उस समय जो राजा की जो भूमिका थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर उसके बेटे बैठे थे उन्होंने शासन कुछ अच्छी तरह से नहीं किया था और उस समय राजाओं के सम्मान के प्रति प्रजा में कोई ज़्यादा डर भय नहीं था। इसीलिए इसने अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए इसने एक अच्छी, बताया जाता है कि काफ़ी अच्छे राजा के रूप में ये उभर कर आया, काफ़ी अच्छे सुल्तान के रूप में इसने शासन किया। इसलिए ये नहीं चाहता था कि ये चाहता था कि जो शासन जो हो रहा है वो मेरे तरीके से चले, ना कि किसी और के तरीके से चले, क्योंकि किसी और के तरीके से शासन कर रहे थे इल्तुतमिश के बेटे, तभी तो वो ज़्यादा टाइम तक गद्दी पर नहीं बैठ पाए, ज़्यादा टाइम तक गद्दी पर नहीं रहे। इसलिए इसने अपने जो शासन में था उसने धर्म गुरुओं का, मतलब धर्म गुरुओं का इंटरफेयर समझ लो, या फिर ये समझ लो कि धर्म गुरुओं की राह लेना इसने बंद कर दिया था। उसने कहा था कि मैं आपकी सलाह से शासन नहीं करूंगा, मैं अपने नियम और अपने शासन को अपने हिसाब से करूंगा। आप जैसे कहते हो कि ये चीज़ों को सुधार होना चाहिए या फिर ये ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर इसने पाबंदी लगा दी। इसने कहा मैं किसी भी तरह का अपने शासन में किसी भी तरह के किसी भी धर्म गुरु का कोई इंटरफेयर नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साम्राज्य या मेरे शासन में कोई मुझे ये बताए कि किस तरह से करें, क्योंकि उस समय प्रजा में राजाओं के खिलाफ कुछ ज़्यादा, जो सुल्तान था उसके खिलाफ कोई ज़्यादा भय नहीं था, क्योंकि ये जानता था कि भय तो प्रजा में ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो उलेमा थे, चालीसे चहलगानी के जो सदस्य थे, वो लोग ही तो आगे से शासन चला रहे थे, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद उनकी राह के कारण, उन्हीं के साजिश के कारण शासन चला, इसलिए कोई भी राजा ज़्यादा गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसलिए उसने ये सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसने कहा अपनी कठोर नीति के कारण इसने अपनी नीतियाँ बनाई, अपने कानून बनाए, अपने खुद के नियम बनाए। इसने कहा मेरे साम्राज्य में शासन मेरे तरीके से होगा। तभी आगे चल के बताऊंगी। इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने कहा था कि अगर कोई भी साम्राज्य में मेरे खिलाफ खड़ा हो, या वो गुरु हो या फिर कोई अच्छा पद पर हो, अगर मेरे खिलाफ खड़ा होगा तो उसके खिलाफ लोह एवं रक्त की नीति अपनाना, मतलब उस व्यक्ति का सर कलम कर देना, और उसके बच्चों को दास बना लिया जाएगा और उसकी महिलाओं के दास बना लिया जाएगा। इसीलिए इसके शासन काल में किसी भी धर्म गुरु या फिर किसी विद्वानों का कोई इंटरफेयर नहीं रहा। इसने बिल्कुल तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है। उसका न्याय निष्पक्ष और दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। यही कारण था कि वह अपने शासन नीति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। मतलब जो इसने न्याय किया था, इसने कहा था कि मेरे शासन में निष्पक्ष न्याय किया जाएगा, मेरे शासन में निष्पक्ष न्याय किया जाएगा। इसने कहा था कि मैं अगर न्याय करूंगा गद्दी पर बैठकर तो ये नहीं जानूंगा कि ये कौन है, ये कोई पद पर है या कोई धर्म गुरु है या कोई सिपाही है या फिर इसकी एक धर्म में अच्छी भूमिका है। उसने कहा मैं ये नहीं जानूंगा, मैं जब पद पर बैठूंगा तो न्याय करूंगा तो सबको समान न्याय करूंगा।
इसने उसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसका सर धर्म से कलम कर दिया जाए। उसने कहा था मेरे साम्राज्य में मेरे कानून चलेंगे, मेरे नियम चलेंगे और मेरे ही जो मैं कहूँगा उसी तरह से शासन किया जाएगा। मतलब मैं जो कहूँगा मेरा ही नियम माना जाएगा, मेरे अलावा मेरे साम्राज्य में कोई शासन नहीं करेगा। क्योंकि इसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले 40 चहलगानी को खत्म कर दिया था और जो उलेमा वगैरह धर्म गुरु थे उन सबको समाप्त कर दिया। उसने कहा मेरे शासनकाल में किसी तरह का कोई भी नीति या कोई भी नियम मेरे अलावा नहीं बनाएगा। इसलिए उनके खिलाफ उसने एक कठोर नीति अपनाई, उसको लोह एवं रक्त की नीति कहा गया। बलबन से ज़्यादातर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है बलबन की नीति और उसके राजस्व के सिद्धांत। मतलब बलबन ने कौन सी नीति अपनाई, तो बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, क्योंकि पहली बार लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला या फिर इतनी कठोर नीति अपनाने वाला कि व्यक्ति को मार दिया जाए मेरे बिना हुक्म के कारण। अगर कोई उसने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ खड़ा होता है तो उसको मेरे बिना हुक्म के कारण ही उसका सर धड़ से कलम कर दिया जाए। इसलिए इस नीति को पूछा जाता है लोहे एवं रक्त की नीति। और दूसरा, सुल्तान की स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। मतलब जैसे मैंने बताया था कि सुल्तान की पद प्रतिष्ठा जो उस टाइम थी वो कुछ ज़्यादा नहीं रह गई थी, क्योंकि सुल्तान के खिलाफ या शासन जो राजा थे जो सुल्तान गद्दी पर बैठ रहा था उस बादशाह के खिलाफ कुछ ज़्यादा उस समय समाज में मतलब प्रजा में भय डर नाम की कोई नीति मतलब कोई डर नहीं था। अपने आज़ादी से शासन कर रहे थे, जो धर्म गुरु थे उनके अकॉर्डिंग शासन चल रहा था। और वो जो व्यक्ति थे वो 40 हल्गानी के व्यक्ति थे उनके अकॉर्डिंग शासन चल रहा था। उसने सब चीज़ों को समाप्त कर दिया और उसने सुल्तान की मतलब प्रजा में इतना भय पैदा कर दिया कि सुल्तान के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सके। उसने कहा था कि सुल्तान जो होता है वो एक राजा नहीं होता है, वो सिर्फ एक शासक नहीं होता है, वो बल्कि ईश्वर के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है। इसने कहा था जो सुल्तान है उसको ईश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, इसलिए इसकी यह नीति काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। उसने कहा था कि मैं जो सुल्तान हूँ, मैं जो गद्दी पर बैठा हूँ, ये मैंने अपने आप को नहीं चुना है बल्कि खुदा ने मतलब ईश्वर ने चुना है। जैसे इसने कहने का मतलब ये है कि इसने अपने आप को खुदा की परछाई बता दिया। जैसे आगे अकबर में पढ़ेंगे वो अपने आप को खुदा की परछाई बताएगा। तो इसने भी जिले इलाही धर्म जो जिले इलाही शुरू किया गया था और उसने अपने आप को खुदा की, जिले इलाही का मतलब ही होता है खुदा की परछाई, तो इसने अपने आप को कहा था कि मैं जिले इलाही हूँ, मतलब इसने अपने आप को जिले इलाही बता दिया गया था। पर आगे जो अकबर शासन बनेगा वो उसको जिले इलाही का पद दिया जाएगा, उपाधि दी जाएगी। तो उपाधि में और अपने आप को जिले इलाही बताने में बहुत फर्क होता है। तो इसने अपने आप को जिले इलाही कहा था ना कि जिले इलाही की उसे उपाधि मिली थी, ठीक है। और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इसने काफ़ी कठोर नीतियाँ अपनाई, काफ़ी नियम बनाए, काफ़ी कानून बनाए और उसी तरीके से इसने शासन किया। इसने संतान की जो पद प्रतिष्ठा थी, मतलब जो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, उसी पद प्रतिष्ठा को इसने बनाए रखा। इसने अपनी सेना में कुछ सुधार किए, मतलब इसने अपनी सेनाओं में कुछ सुधार, जैसे बताया इसने अपनी सेनाओं में कमजोर सैनिकों और बूढ़ों जनरलों को हटाकर उन्होंने उसके स्थान पर बहादुर और साहसी सैनिकों को नियुक्त किया। मतलब इसकी जो सेना थी, जो पहले शासन से जो सेना चली आ रही थी, जैसे कुछ व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते थे वो भी सेना में थे, तो इसने क्या करा, अपनी सेना में कुछ सुधार किए, कमजोर और बूढ़े व्यक्तियों को इसने सेना से हटा दिया। मतलब जनरलों को जब पद था, जो कमजोर और बूढ़े व्यक्ति सेना में काफ़ी टाइम तक रह रहे थे और इसके बदले उन्हें भूमि मिलती थी, क्योंकि नगद वेतन तो अभी शुरू हुआ ही नहीं था। तो जब आगे पढ़ेंगे जब बताया जाएगा कि नगद वेतन शुरू नहीं आता, उसके बदले में लोगों को भूमि मिलती थी। तो उसने क्या करा, जो बुजुर्ग जो व्यक्ति थे जो सेना में रहने लायक नहीं थे उनको हटा दिया गया और उनसे भूमि को छीन लिया गया और उनकी जगह नए व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और उनकी जगह साहसी और बहादुर व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जिन्हें बदले में भूमि दी गई, ठीक है। सैनिकों को नियुक्त किया गया। बलबन के दरबारी फारसी कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन थे। नसरुद्दीन महमूद बलबन को उगल, देखो बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का जिक्र तो मैंने बलबन ने पहले भी किया। अमीर खुसरो जो कवि थे ये किसके दरबार में थे, तो ये बलबन के दरबार में थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलबन के दरबार में जो कवि थे उनका नाम क्या था, अमीर खुसरो। और
अमीर हसन जे इसके दरबार में प्रमुख कवि थे, इनके बारे में, इन कवियों ने बलबन के बारे में लिखा, बलबन के बारे में बताया। इन्होंने ही बताया कि बलबन ने अपने आप को एक इलवरी तुर्क जाति का उच्च कुल का सुल्तान बताया। ये बताने वाला व्यक्ति कौन थे? अमीर खुसरो। और जो बलबन की जो पूरी गाथा थी अमीर हसन और अमीर खुसरो ने लिखी थी। इसलिए इसके दरबार में जो प्रमुख कवि थे, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगल अलुग खा की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद इससे पहले गद्दी पर बैठा था और नसरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी का विवाह बलबन से किया था। उस समय उन्होंने बलबन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था उलुग खा की उपाधि दी थी। उलुग खा का मतलब होता था ईश्वर के समान, या फिर यह समझ लो खुदा की परछाई। ईश्वर के समान अगर ईश्वर के बाद कोई व्यक्ति है तो वो है उलुग खा, जिसे खुदा की परछाई समझा जाता है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जो उपाधि इसको किसने दी? नसरुद्दीन महमूद ने। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नसरुद्दीन महमूद ने उगल खा की उपाधि किसको दी, तो नसरुद्दीन महमूद ने उगल खा की उपाधि बलबन को दी, क्योंकि बलबन से क्वेश्चन आते हैं। जो मेन क्वेश्चन थे उन्हें आने की संभावना है। जो ये क्वेश्चन जैसे उपाधि का पूछा जाता है तो उलूग खा की उपाधि और क्या लोहे एवं रक्त की नीति, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बलबन से बनते ही हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू करी बलबन ने, फारसी नवरोज त्योहार। इसने एक चीज़ शुरू करी, इसने एक त्योहार मनाना शुरू करा, नवरोज। मतलब बलबन ने अपने शासनकाल में पहली बार एक फारसी त्योहार मनाया था, उसका नाम था नवरोज। इसने सजदा पैगोस की नीति अपनाई। सिजदा और पैगोस के समान एक रूप, मतलब सिजदा और पैगोस की इसने एक नीति अपनाई थी, व्यक्त की थी। मतलब इसने ये नीति अपनाई थी। सिजदा का मतलब होता है राजा को लेट कर प्रणाम करना। शासनकाल जैसे पहले शासन थे, दरबार में व्यक्ति आते थे तो राजा को सिर झुकाकर सम्मान करते थे और राजा से अपनी न्याय की या अपनी चीज़ों की मांग रखते थे। पर इसने कहा था कि अगर मेरे दरबार में कोई व्यक्ति आएगा तो वो सिजदा और पेवोस की नीति अपनाएगा। मतलब सिजदा का मतलब होता था लेटकर सम्मान करना और पेवोस का मतलब होता था राजा जो सुल्तान है तुम्हारे सामने उसके चरण चूमना। तो उसने दो नीतियों को अपनाई, सिजदा और पेवोस की नीति। ये पूछी जाती है कि सिजदा और पेवोस की नीति अपनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो बलबन था। और अपने दरबार में उसने ये नीति अपनाई थी कि मेरे दरबार में कोई व्यक्ति आएगा तो या फिर मतलब खड़े होकर या फिर घंटी बजाकर न्याय नहीं मांगेगा, जिसे रजिया सुल्तान ने अपनाया था अपने शासनकाल में कि मेरे दरबार में जो व्यक्ति आएगा वो लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगेगा। क्योंकि इल्तुतमिश ने शुरू किया था कि मेरे दरबार में जो व्यक्ति आएगा वो लाल कपड़े पहनकर आएगा और वो लाल कपड़े पहनकर मेरे से न्याय मांगेगा। इसने नीति अपनाई सिजदा और पेगोस की। मतलब मेरे दरबार में जो व्यक्ति आएगा वो लेट कर मुझे प्रणाम करेगा और मेरे चरणों को चूमेगा और इसके बाद अपनी न्याय की गुहार मेरे दरबार में लगाएगा। इसके बाद वो सोचेगा कि उसे न्याय करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसने ये कहा था कि मेरे दरबार में किसी धर्मगुरु का इंटरफेयर नहीं था। मतलब उसने अपने दरबार में किसी धर्मगुरु का तो धर्मगुरु की सलाह लेना या 40 सहरेगानी व्यक्तियों की सलाह लेना तो उसने खत्म कर ही दिया था। इसलिए व्यक्तियों के पास, जो उसकी प्रजा थी, उसके पास कोई और चारा था नहीं। उसे इसके दरबार में जाकर सिजदा और पेगोस की नीति अपनानी थी, इसलिए इसका ये नीति मानी गई। जैसे पहले न्याय मांगते थे तो 40 या चहलगानी व्यक्तियों के थ्रू मांगते थे, और जो धर्मगुरु थे, जो उलेमा बताए गए, काफ़ी और धर्मगुरु बताए गए, उनके थ्रू न्याय मांगा जाता था। तो वो लोग जो थे धर्मगुरु जो थे, वो जो लोग मतलब जो लोग 40 सहलगानी के थे, वो लोग राजा से कहते थे कि तुम इस तरह से, सुल्तान से कहते थे कि तुम इस तरह से न्याय करो। पर इसने कहा था कि अगर मेरे दरबार में आकर न्याय मांगना है तो इस तरह मांगना पड़ेगा, तभी मेरे दरबार में उस व्यक्ति की न्याय होगा। इसलिए ये सिजदा और पेगोस की नीति उसने शुरू करी गई। वो नीति इसके शासनकाल में चली, क्योंकि कोई और व्यक्ति के पास चारा नहीं था, इसलिए ये नीति इसकी मानी गई। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा और पेगोस की नीति अपनाने वाला कौन सा सुल्तान कौन था, तो वो बलबन था, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो बलबन से पूछी जाती है। बलबन ने तुर्क ए चहलगानी, मैंने बताया तुर्क ए चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया था। गद्दी पर बैठते इसने सबसे पहले काम किया कि तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि तुर्क ए चहलगानी के सदस्य अगर बने रहे और तुर्क ए चहलगानी मतलब 40 व्यक्तियों का दल बना रहा, जरूरी नहीं है कि इल्तुतमिश ने जो 40 व्यक्ति बनाए थे वही 40 व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि लगभग बताया जाता है 86 या 47 साल तक बलबन मतलब गुलाम वंश में रहा। शासन तो इसने 20-22 साल तक करा और 47
46 साल तक अगर कोई व्यक्ति किसी भी शासन में, किसी भी शासन के टाइम पीरियड में रहता है तो उसको उस चीज़ की अच्छी समझ हो जाती है। इसलिए इसने सबसे पहले 40 ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। इसने कहा अगर 40 ए चहलगानी बना रहा तो मेरा साम्राज्य या मेरा शासन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि सारे निर्णय तो वही लेंगे, तो राजा का निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए सबसे पहले उसने 40 ए चहलगानी को समाप्त कर दिया, जिसका ये व्यक्ति था। बताओ, इस 40 ए चहलगानी का व्यक्ति था, उसे वही चीज़ गलत लगी तो सबसे पहले गद्दी पर बैठते उसने उसी को समाप्त कर दिया, क्योंकि वो इस चीज़ को जानता था कि अगर यही नियम बने रहे तो मैं भी, जैसे इल्तुतमिश के और बेटों ने शासन नहीं कर पाया, तो मैं भी ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले उसने 40 चहलगानी को ख़त्म कर दिया। 1246 के मध्य उसका निधन हो गया। 1246 के मध्य बलबन का निधन हुआ, और बलबन के निधन का कारण बताया जाता है कि इसका बेटा, जो मैंने बताया था कि मंगोल को जो अभियान रोकने के लिए इसने सीमाओं पर कुछ किले बनवाए थे, उसी अभियान में इसके एक बेटे का निधन हो गया। उसे बादशाह महमूद कहा जाता है। बादशाह महमूद के निधन होने के कारण, क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग, जब ये 40-47 साल तक इल्तुतमिश के शासनकाल में था, उस टाइम से चला आ रहा है। पूरे गुलाम वंश में इसका जिक्र कहीं ना कहीं मिलता है। इतने टाइम तक शासन, इतने टाइम तक कोई व्यक्ति रहेगा और 20-22 टाइम तक इसका शासन भी रहा, तो ये कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था। और अपने बाद इसका इतना अच्छा कोई व्यक्ति शासन कर रहा है, इतनी अच्छी अगर किसी व्यक्ति की नींव जो इतनी अच्छी तरह रखी गई, काफ़ी कठोर नीतियों को अपनाया गया, प्रजा में, साम्राज्य में, सल्तनत में इसका काफ़ी अच्छा दबदबा था। इसने अच्छा शासन को, बागडोर को संभाली थी और अच्छी तरह से इसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। इसलिए चाहता था कि मेरे बाद गद्दी पर मेरा बेटा बैठे, पर इसके बड़े बेटे का निधन होने के कारण इसको कहीं ना कहीं उस निधन का सदमा लगा और उसकी मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु हो गई। पर इसने मांग रखी कि मेरे बाद गद्दी पर मेरा बेटा बैठना चाहिए, जिसका नाम था अलूग खाज। उसने बैठने पर मांग रखी कि मेरे बाद ये बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए, पर इसके छोटे बेटे ने भी गद्दी पर बैठने पर मना कर दिया, क्योंकि उसको बड़ा बेटा की मृत्यु हो गई और छोटे बेटे ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरा जो शासन है और मैं जो जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा झमेले नहीं चाहता था। उसको पता था कि राजा बनने के बाद अगर आप किसी गद्दी पर बैठे हो और आप एक अच्छे शासक के रूप में उभर कर नहीं आ रहे हो, तो आपका राजा बनना भी बेकार है। क्योंकि वो जानता था कि मेरे पिता ने इतनी अच्छी नींव रखी, इतना अच्छा सब कुछ संभाला, वो इतना अच्छा काफ़ी टाइम 40 से चहलगानी की व्यक्ति रहने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद कठोर नीतियों के कारण शासन किया, तो उसे झमेलों में पड़ना नहीं था। इसलिए उसने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। फिर बड़े बेटे को गद्दी पर बिठाया गया। उस लास्ट शासक जो कोई 1290 टाइम तक जो रहेगा, इसके बाद जो वंश शुरू होगा अगला, इसके बाद गद्दी पर कोई बैठा तो केकुआबाद जो गद्दी पर बैठा, तुर्क वंश का दिल्ली का सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन का पोता था। जैसे बताया जाता है कि उसके बेटे तो गद्दी पर बैठे ही नहीं थे, क्योंकि बड़े बेटे की मृत्यु के बाद छोटे बेटे को राज्य, शासन, साम्राज्य और ऐसो आराम मिले तो क्यों इतना झमेला। तो उसने सोचा मैं गद्दी पर क्यों बैठूं, मेरे को तो आराम ही ठीक है मेरी ज़िंदगी में। इसके बाद से गद्दी पर इसके बेटे को बिठाया गया, पोते को गद्दी पर बिठाया गया। पर पोता जब गद्दी पर बैठा तो 18 वर्ष का था। 18 वर्ष का पोता जब गद्दी पर बैठा, और जितनी समझ उसके जो बलबन ने अपनी समझ के इस कारण शासन चलाया था, क्योंकि मध्यकालीन हिस्ट्री में वंश स्थापित हो रहे थे, मतलब कोई वंश ज़्यादा टाइम तक नहीं चला आ रहा था। इसीलिए अगर कोई वंश पहले से चला आता है तो वंशों में सुधार होता है, राजाओं में सुधार होता है, चीज़ों में सुधार होता है कि हमें किस तरह शासन करना है। जैसे आगे शासन जो चलेंगे, आगे जो राजाओं बनेंगे, काफ़ी छोटी छोटी उम्र में बनेंगे, पर वो अच्छी तरह शासन कर लेंगे, क्योंकि उनको एक स्थापित वंश मिला, उससे उन्हें सीखने को मिला। कहीं ना कहीं ये कारण भी कहा जाता है कि गुलाम वंश जो शासन थे या फिर इल्तुतमिश के बेटे थे, वो लायक थे या नहीं थे वो एक अलग बात है, पर वो ज़्यादा टाइम तक शासन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वंश स्थापित ही हो रहा था साम्राज्य चलाने की, और भारत में मुस्लिम धर्म की नींव रखी जा रही थी या मुस्लिम धर्म को स्थापित किया जा रहा था, क्योंकि पहले से तो मुस्लिम धर्म में स्थापित था नहीं। इसलिए नियम, नीतियाँ, ये सारी चीज़ों में सुधार हो रहा था। इसीलिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ज़्यादा लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाए। तो 18 वर्ष की उम्र में इसका पोता गद्दी पर बैठा, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाया। विलासी व्यक्ति होने के शीघ्र ही दरबारी
षड्यंत्र रचा गया, मतलब इसकी उम्र कम थी इसलिए इसके खिलाफ दरबार में षड्यंत्र रचे गए और इसे साम्राज्य और शासक की इतनी समझ तब थी नहीं और षड्यंत्र का शिकार होने के कारण सभी को षड्यंत्र के कारण ही हटाया गया था शासन से। षड्यंत्र और शिकार होने के कारण इसको शासन से हटा लिया गया और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश को स्थापित किया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी पर कब्जा किया। आगे खिलजी वंश स्थापित होगा, आगे अपन खिलजी वंश पढ़ेंगे। आई होप मध्यकालीन हिस्ट्री में गुलाम वंश आपको पसंद आया हो। आगे किसी दिन सोचेंगे पूरा सेपरेट गुलाम वंश का एक वीडियो बनाएंगे, जितने भी शासन गद्दी पर बैठे थे पूरा एक गुलाम वंश एक वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वैसे तो 4-5 घंटे की क्लास है, हो चुकी होगी लगभग 2 या 3 घंटे की तो हो गई होगी, तो इसको अपन कोशिश करेंगे कि 1 या 1.5 घंटे की क्लास में पूरा इम्पोर्टेंट जो शासन थे गुलाम वंश में, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी, फिर उसके बाद इल्तुतमिश बैठा, इल्तुतमिश ने काफ़ी चीज़ों में सुधार किया, कुछ ही पूछे जाते हैं। इसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहरम शाह और गयासुद्दीन और बलबन के बारे में तो क्वेश्चन बनते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में बनते हैं, इल्तुतमिश से भी क्वेश्चन आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक से तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं क्योंकि उसने ही गुलाम वंश स्टार्ट किया था। किसी दिन सेपरेट जो मेन ये राजा हैं 2-4 बताने की कोशिश करेंगे, पूरा गुलाम वंश आपको एक वीडियो में सेपरेट भी देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।